फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए क्लास में। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को भी समझ लिया, उसके केमिकल प्रोसेसेस को भी समझा, फिजिकल प्रोसेस को भी समझा। अब यहाँ पे कहता क्या है साइंटिस्ट लोग कि इक्विलिब्रियम जब रिएक्शंस की इक्विलिब्रियम अवस्था पर आ जाती है तो उस समय उसका रिएक्टेंट्स का कितना मात्रा होता है। इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स का तो कंसंट्रेशन इक्वल होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो उसका कितना कंसंट्रेशन होता है इसका भी तो पता होना चाहिए। तो वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तब उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का प्रयास किया और फिर एक नियम लगा दिया, नियम दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इस नियम के द्वारा निकलेगा किसी भी रिएक्शंस का। इक्विलिब्रियम की अवस्था पर रहेगी तब। देखिए, उसी नियम को हम आज डिराइव करने वाले हैं। केवल याद करने से काम नहीं चलेगा, हम लोग डायरेक्टली डिराइव करेंगे कि आखिर आता कैसे है ये नियम। ठीक है, देखिए, कोई रिएक्शंस में रिएक्टेंट है ए और बी मिलकर बना रहा है सी एन डी। ये इक्विलिब्रियम अवस्था में है, सी एन डी फिर से ए और बी बना रहा है। ठीक है, प्रोसेस आगे और पीछे दोनों तरफ चल रही है। तो हम लोगों ने एक रिएक्शन मान लिया है और माना है कि चूंकि ये इसे याद रखिए, चूंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस के एफ, स्मॉल के एफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब किसी भी रिएक्शंस का जो स्पीड होता है ना, रिएक्टेंट्स के जो कंसंट्रेशन है उसकी गुना के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोडक्ट्स के भी उसी तरह से आगे बढ़ने वाली जो रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स जो आगे बढ़ रही है, प्रोडक्ट बना रही है, तो फॉरवर्ड आगे बढ़ने वाली जो रिएक्शंस की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स के गुना के, रिएक्टेंट्स के जो कंसंट्रेशन है उसके गुणनफल के रूप में। और फिर जो बैकवर्ड रिएक्शंस का स्पीड होता है वो होता है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस के गुना के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। तो उसको हम यो फॉरवर्ड रिएक्शंस है इसलिए के, फॉरवर्ड रिएक्शंस के स्पीड को के एफ और बैकवर्ड रिएक्शंस के स्पीड को के बी लिख दिया। के एफ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशंस के गुना के रूप में। तो रिएक्टेंट्स ए और बी है और ये कैपिटल ब्रैकेट बताता है कंसंट्रेशन को कि ए और बी का कंसंट्रेशन लिख रहे हैं हम और बी का कंसंट्रेशन लिख रहे हैं और दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना। ठीक है, तो के एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए और बी के मल्टी प्रोडक्ट के। तो के एफ इक्वल टू हो जाएगा के टी और ए और बी के प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ पे के टी क्या है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फिर आगे आता है बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी एंड डी के, यानी प्रोडक्ट इस रिएक्शंस में सी और डी है, इसके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में। तो कॉन्सेंट्रेशन घेर दिया गया बड़ा ब्रैकेट में तो उसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, उसका गुना के रूप में है। फिर इसको ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो बराबर हो गया, और जब बराबर लिख दिए तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम के एल ले लिए। आप यहाँ पे के बी के एन भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इससे पहले इसको इक्वेशन 1 माना था। उसके बाद ये जैसा कि हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम अवस्था में आगे बढ़ने वाली जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है उसकी स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनती है उसकी स्पीड इक्वल रहती है, तभी तो जाके कंसंट्रेशन इक्वल रहता है। तो हम इसीलिए लिख दिए हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इन केमिकल रिएक्शंस में और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वल होता है। तो इसीलिए फ्रॉम 1 और 2 इक्वेशन से 1 और 2 से के टी ए बी है, एक में के टी ए का कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बराबर होना ही जाएगा ये इसके के एल और सी और डी के प्रोडक्ट के रूप में। तो ये जब बराबर हो जाएगा
तो इसमें से हमने के टी बाई के एल को एक से पक्ष अंतर कर लिया और बराबर हो गया सी डी बाई और ए बी का कंसंट्रेशन। और इसी इसके डिविजन्स को, रेशियो को हमने कैपिटल के सी लिख दिया। और ये स्मॉल के टी है, स्मॉल के एल था, इसको कैपिटल के सी से लिख दिया कि डायरेक्टली ये आ गया। यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी इस तरह से डिराइव हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी को कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल सी के सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स सी एंड डी। यहाँ पे प्रोडक्ट सी एंड डी था, इसके प्रोडक्ट के मल्टीपल प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन ये ब्रैकेट में घेर दिया गया, इसका मतलब कंसंट्रेशन उसमें लिखना है, इसकी जगह पर कंसंट्रेशन लिखना है। तो इसके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया गया, फिर रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में गुना के रूप में लिख दिया गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये रिएक्शंस हुआ आगे की तरफ, उसके लिए एक प्रोसेस हो गया। जब यही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स जब बनेगा उसके लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। उस समय इक्विलिब्रियम पर कितना कंसंट्रेशन होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस समय भी आ जाएगा कि डैश सी से हम प्रदर्शित कर दिए हैं। और उसको आप इसी प्रोसेस से जब आप डिराइव कीजिएगा, यहाँ पे के एम मान के, इसको टी एल मान के, इसको डिराइव इसी तरह से अलग अलग, यहाँ पे सी डी ऊपर आ जाएगा, ये भी नीचे चला आएगा, और ये जैसा का तैसा रहेगा। और ये जब यहाँ पे रखिएगा, इसके जगह पर सी डी, इसके जगह पर ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी, ई ऊपर आ जाएगा और सी डी नीचे चला आएगा। तो के डैश सी इक्वल टू ए का ए और बी के मतलब रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल, और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के मल्टीपल के रूप में आ जाएगा। यही बैकवर्ड रिएक्शंस का कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश सी से लिख दिए हैं, और वो बराबर हो जाएगा इसके, ये बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।